देखिए, हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल पर कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है वो कब से प्रारंभ हुआ, उसको किन किन इतिहासकारों ने किस किस नाम से संबोधित किया, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, जिसमें कुछ जो भाग थे जो मैंने आपको बताया कि पहला था भारतेंदु युग, दूसरा था द्विवेदी युग, उसके बाद था छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी युग, फिर नई कविता युग, फिर साठोत्तरी कविता युग और अंतिम था समकालीन या समसामयिक कविता युग। इन पे हमारी बातें हो चुकी थी। इसके बाद अब हमारा आ जाता है पाठ्यक्रम जिसकी हमारी जो किताब है फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम आधुनिक हिंदी कविता है, उस आधुनिक हिंदी कविता पे अब हम आ जाते हैं। अगर सर हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर लिया है, अब हिंदी साहित्य के इतिहास को जान करके उसकी जो भी कविताएं हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनका हमने अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है। अब उसके बाद हम हमारे सिलेबस में जो कविताएं दी गई है उन पर हम चर्चा करेंगे। अब हमारे सिलेबस की जो कविता है आधुनिक हिंदी कविता नाम से हमारी जो किताब है, उसकी जो पहली कविता है वो है मैथिली शरणगुप्त की। मैथिली शरणगुप्त की है और कविता का नाम विद्रता है, जो द्वापर नामक काव्य से ली गई है। द्वापर नामक उनका जो काव्य था उससे विद्रता नामक कविता ली गई है। अब सबसे पहले तो हम हमारे सिलेबस का जो पहला कवि है वो है मैथिली शरणगुप्त, तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युगीन कवि है। अब हमारा सिलेबस का पहला कवि है वो द्विवेदी युग से स्टार्ट है, ध्यान रखना, जबकि आधुनिक काल का प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से होता है, लेकिन भारतेंदु युग का कोई भी कवि या उसकी कोई भी कविता हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस की जो पहली कविता है वो द्विवेदी युगीन कवि की कविता है और वो है कवि मैथिली शरणगुप्त। तो सबसे पहले मैथिली शरणगुप्त के कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैथिली शरणगुप्त का जो जन्म है वो 1886 ईस्वी में जन्म कब हुआ था इनका जो जन्म है वो 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। ध्यान रखना, चिरगांव झांसी में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था और इनका जो देहावसान है वो 1964 ईस्वी में हुआ था। इनका देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का जैसे आधुनिक काल आया, हिंदी साहित्य की जो तिथियां हैं वो विक्रम संवत में लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई थी। चाहे वो कवियों के जन्म से संबंधित हो, चाहे उनकी मृत्यु से संबंधित हो, चाहे उनकी रचनाओं के कालक्रम से संबंधित हो। तो आधुनिकता का जो पहला जो वो था कि आधुनिकता क्या होती है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आधुनिकता क्या है, उसमें हमने बताया था कि हिंदी साहित्य की जो तिथियां हैं उनमें विक्रम संवत में लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई। तो एक तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये नया परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन अब आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ा, भक्तिकालीन रीतिकालीन कवि थे तो उनका जन्म, उनकी मृत्यु है, उसके आगे विक्रम संवत लिखा हुआ था। यहाँ आपको विक्रम संवत नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल आते आते हिंदी साहित्य की तिथियां वो विक्रम संवत में लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई। देख लीजिए, मैथिली शरणगुप्त का जन्म है वो 1886 ईस्वी है, देहावसान है वो 1964 ईस्वी है। अब देखिए, मैथिली शरणगुप्त के जो कृतित्व हैं व्यक्तित्व के मामले में देखिए, हमने आपको बताया कि ये मैथिली शरणगुप्त हैं, ये राष्ट्रकवि के विश्लेषण से सम्मानित कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रकवि क्योंकि इनकी जो अधिकतर जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े, और द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको जाना जाता है। खड़ी बोली को कविता के अनुरूप सरसता, खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का जो सबसे ज़्यादा कार्य किया है वो मैथिली शरणगुप्त ने किया है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने साकेत नामक एक महाकाव्य लिख करके सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली न केवल गद्य के लिए बल्कि उतनी ही पद्य के लिए भी उपयुक्त है। तो खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है वो मैथिली शरणगुप्त ने किया है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे
वो उनके गुरु थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की निकटता के कारण ये नियमित रूप से सरस्वती में लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सरस्वती जो उस समय की साहित्यिक पत्रिका थी, उसमें नियमित रूप से अपनी कविताएं छापा करते थे। इनकी एक रचना थी भारत भारती। उस भारत भारती नाम की जो इनकी रचनाएं, उस रचना ने इनको राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया, राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान से सुशोभित किया। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति, गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नवीनता के प्रति भी उत्साह है। नवीन जो परिवर्तन है उसके प्रति भी तीव्र उत्साह है। इनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवाद, नैतिकता, पवित्रता, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान, पौराणिक आख्यानों की व्याख्या एवं राष्ट्रीय भावनाओं के शेर भी देखने को मिल जाते हैं। इनकी प्रमुख जो काव्य हैं, इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, उसमें सबसे पहले भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज एवं विष्णुप्रिया आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास एवं अनग जैसे 3 नाटकों की भी रचना की है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध एवं व्रत संहार इनके अनुदित काव्य भी हैं। क्योंकि मैंने आपको द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं में बताया कि इस युग के जो कवि हैं उन्होंने अनुदित काव्यों की भी रचना की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ खड़ी बोली को स्थापित करना था काव्य में, और खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए उन्होंने दूसरी भाषाओं के जो काव्य संग्रह हैं उनका भी उन्होंने अनुवाद किया खड़ी बोली में। इसलिए यहाँ अनुदित काव्य संग्रहों की भी इस तरह प्रधानता रही, और उसी को लेकर के और मैथिली सन गुप्त ने भी प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत संहार इस तरह के 3 अनुदित काव्य भी लिखे। भारत भारती नाम की जो रचना है उनमें उनको अपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई, क्योंकि उस रचना ने ही इनको राष्ट्र कवि के सम्मान से सुशोभित किया। साकेत नाम का जो महाकाव्य इन्होंने लिखा खड़ी बोली में, उसने इनको शिखर पर पहुंचाया। उसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, उसके उस विरह वर्णन का इन्होंने इस तरह का चित्रण किया कि उस साकेत नामक उस महाकाव्य में उस उर्मिला के विरह वर्णन के माध्यम से इन्होंने भारतीय नारी को आदर्शमयी, त्यागमयी, क्षमामयी, माया एवं ममता की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। मैथिली सन गुप्त राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर भी आपने देखा होगा, इनकी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा हिमालय का वर्णन। इस तरह की इनकी जो रचना है, अधिकतर रचना इनकी राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई है। और लास्ट में ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। आपके सिलेबस में इनकी जो कविता दी गई है वो है विद्रता, जो द्वापर नामक काव्य से ली गई है। द्वापर नामक जो काव्य है ये भागवत से लिया है, भागवत से लिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने। द्वापर जो है, जिसकी जो विद्रता नाम की जो कविता है, इस अंश में मैथिली सन गुप्त ने द्वापर नामक काव्य का एक अध्याय है। द्वापर नामक जो काव्य है एक अध्याय है। द्वापर की कथा गुप्त जी ने भागवत जी से ली है। द्वापर नामक काव्य एक अध्याय है, एक अध्याय है। अध्याय क्या है? विद्रता नाम की कविता। विद्रता नाम की कविता है वो द्वापर नामक काव्य का एक अध्याय है, और द्वापर नाम का जो काव्य है उसकी कथा इन्होंने भागवत जी से ली है। भागवत जी से ली है। यह काव्य गुप्त जी की, कौन सा? यह काव्य विद्रता, यह काव्य गुप्त जी की एक विशेष मन स्थिति का वर्णन करता है, क्योंकि जिस समय उन्होंने एक काव्य लिखा था उस समय इन्होंने अपने 2 पुत्रों की मृत्यु के उस अवसाद को झेला था, मृत्यु के अवसाद को झेला था। ये एक विचार प्रधान काव्य है, ये एक विचार प्रधान काव्य है। भागवत में नारी पात्रों का कहीं उल्लेख नहीं था, भागवत जी में नारी पात्रों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अतः गुप्त जी ने उसे ही, जहां नारी पात्रों का जो नाम नहीं मिलता है उसे ही गुप्त जी ने क्या नाम दिया है? विद्रता नाम दिया है। विद्रता नाम दिया है गुप्त जी ने उसे,
यह विद्रता भारतीय नारी की वह प्रतिनिधि पात्र है जो उस राज व्यवस्था का विरोध करती है जो एक वर्ग विशेष को, वर्ग विशेष कौन? नारी, नारी समाज, जो एक वर्ग विशेष को समाज में एक दान करने का अधिकारी भी नहीं मानती है। भारतीय उस राज व्यवस्था का विरोध करती है जो एक वर्ग विशेष कौन? भारतीय नारी, जो भारतीय नारी को समाज में दान करने तक का अधिकारी नहीं समझते हैं, मंदिर जाने तक का अधिकारी नहीं समझते, उसको हर जगह संशय की दृष्टि से देखते हैं, उसको तिरस्कृत भावनाओं से देखते हैं। ऐसी उस नारी का ये प्रतिनिधि पात्र के रूप में विद्रता आपके सामने कवि ने, मैथिली सेनगुप्त ने रखी है। इस कविता के माध्यम से कवि भारतीय समाज में नारी को सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। अब आगे आपकी जो कविता है विद्रता, उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।